नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हमारे खास शो कॉर्पोरेट सेंट्रल में। एक ऐसा शो जिसमें कॉर्पोरेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर न सिर्फ हम नज़र रखते हैं, आपको बताते हैं, बल्कि उसका असर उस सेक्टर के ऊपर क्या होगा, आने वाले समय में कंपनी के ऊपर क्या होगा और शेयर बाजार में कंपनी के शेयर पे क्या होगा, इन तमाम विषयों पर हम विश्लेषण करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के शो का। और सबसे पहली खबर जो है वो है गो फर्स्ट को लेकर के। गो फर्स्ट को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कंपनी 9 जून 2023 तक उड़ान नहीं भर पाएगी। कंपनी ने परिचालन संबंधी कारणों का हवाला देते हुए ये जानकारी साझा की है। इस बीच कंपनी ने नए सिरे से उड़ान शुरू करने के लिए डीजीसीए की अनुमति मांगी है। गो फर्स्ट ने डीजीसीए को बताया है कि वो 22 विमानों के साथ नए सिरे से उड़ान भरने के लिए तैयार है और रोजाना 152 उड़ानों का संचालन कर सकती है। हालांकि डीजीसीए से उड़ान की अनुमति मांगने के बावजूद गो फर्स्ट के लिए दोबारा सेवा शुरू करना आसान नहीं होगा। हवाई टिकट बुक करने वाले एजेंट्स का कंपनी पर भारी बकाया फंसा हुआ है और जब तक कंपनी टिकट एजेंट्स को बुकिंग के लिए राजी नहीं करती है, तब तक नए सिरे से सेवा शुरू कर पाना कंपनी के लिए मुश्किल होगा। उधर एनसीएलटी गो फर्स्ट को लीज पर विमान देने वाली कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। एनसीएलटी ने इस मामले पर गो फर्स्ट के आईआरपी को जवाब दाखिल करने को भी कहा है। विमान लीज पर देने वाली कंपनी गो फर्स्ट से अपने विमान छुड़ाने की भी मांग कर रही है। इस बीच एडटेक कंपनी बायजूस अगले साल के मध्य में अपनी सब्सिडरी आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड का आईपीओ लाने जा रहा है। हालांकि कंपनी की ओर से इशू के साइज को लेकर के जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इशू को लेकर जल्द ही मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति की जाएगी। इशू से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल आकाश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के साथ ही सेवाओं के विस्तार में भी होगा। बायजूस के बोर्ड ने आईपीओ के लिए आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि आकाश एजुकेशन सिस्टम छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती है। बायजूस ने अप्रैल 2021 में 950 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 7100 करोड़ रुपए में आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड को खरीदा था। कंपनी ने आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड को वित्त वर्ष 2023-24 में 4000 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना जताई है। वहीं ऑपरेशन से होने वाला मुनाफा भी 900 करोड़ रुपए होने की संभावना है। मौजूदा समय में आकाश के देश भर में 325 से ज़्यादा सेंटर काम कर रहे हैं और उनसे 4 लाख से अधिक स्टूडेंट फ़ायदा उठा रहे हैं। इस बीच अब बात करते हैं टाटा ग्रुप को लेकर के। टाटा ग्रुप और कैरेटलेन के संस्थापकों में वैल्यूएशन को लेकर के गतिरोध बढ़ गया है। दरअसल दोनों कंपनियों के संस्थापकों के बीच वैल्यूएशन को लेकर कुछ असहमति है। बातचीत का सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने और फिलहाल कोई समाधान नजर नहीं आने से अब ये मामला टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के कार्यालय तक पहुंच गया है। आपको यहाँ बता दें कि टाइटन की कैरेटलेन के बचे हुए हिस्से को खरीदने की योजना है, लेकिन वैल्यूएशन पर बात नहीं बनने से ये मामला अटक गया है। आपको ये भी बता दें कि टाटा समूह की कंपनी टाइटन की कैरेटलेन में बहुमत हिस्सेदारी है। टाटा समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस मुद्दे पर बातचीत जारी है और इन चीज़ों में समय लगता है। तनिष्क और कैरेटलेन 2010 से एक रणनीतिक साझेदार हैं, जिसके तहत तनिष्क के विक्रेता के रूप में कैरेटलेन काम कर चुकी है। मौजूदा समय में कैरेटलेन में तनिष्क की 72.3% हिस्सेदारी है। टाइटन और कैरेटलेन के बीच हुए मूल सौदे के अनुसार टाइटन कैरेटलेन के शेष कारोबार का अधिग्रहण कर सकता है। हालांकि ये दोनों पक्षों द्वारा वैल्यूएशन पर सहमति बनने पर किया जाना है। IQ लाइटिंग का आईपीओ आज यानी कि 6 जून से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। सब्सक्रिप्शन 8 जून को बंद होगा। कंपनी आईपीओ के जरिए 606.5 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। IQ लाइटिंग इस आईपीओ के तहत 350 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। वहीं प्रमोटरों द्वारा ऑफर फॉर सेल के जरिए 90 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 270 से 285 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आपको बता दें कि एंकर निवेशकों के लिए बोली 5 जून से ही शुरू हो गई थी। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी कि आरएचपी के अनुसार कंपनी के प्रमोटर हरदीप सिंह और सुरमीत कौर ओएफएस में अपने शेयर की बिक्री करेंगे। IQ लाइटिंग आईपीओ के लिए लॉट साइज 52 शेयर है और खुदरा निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। भारत फोर्ज के आधे से अधिक संस्थागत शेयरधारकों ने बीएन कल्याणी को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने के खिलाफ वोट किया है। बीएससी पर प्रकाशित मतदान परिणामों के अनुसार 53.51% संस्थागत निवेशकों ने इनके खिलाफ वोट किया था, जबकि 46.49% ने उनके पक्ष में वोट किया था।
हालांकि प्रमोटर ग्रुप के बहुमत के सपोर्ट से विशेष प्रस्ताव पारित होने से कल्याणी कंपनी के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। एक स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कम से कम 75% इक्विटी रखने वाले शेयरधारकों के सपोर्ट की जरूरत होती है। कुल मिलाकर 75.45% शेयरधारकों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया था, जबकि 24.55% ने इसके खिलाफ वोट किया था। भारत फोर्ज को 9 अगस्त 2018 को बीएन कल्याणी को एमडी और जीके अग्रवाल को 5 साल के लिए डिप्टी एमडी के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिली थी। 31 मार्च 2023 तक भारत फोर्ज में विदेशी और घरेलू फंड समेत संस्थागत निवेशकों की 43.87% हिस्सेदारी है, जबकि प्रमोटरों की हिस्सेदारी 45.26% है। वहीं खुदरा निवेशकों की कंपनी में करीब 11% हिस्सेदारी है। घरेलू मोबाइल विनिर्माता लावा इंटरनेशनल ने आईपीओ लाने की योजना को फिलहाल होल्ड कर दिया है। दरअसल कंपनी मौजूदा समय में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही पीएलआई स्कीम का फायदा उठाना चाहती है। उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कंपनी इंटरनल डिस्कशन और बाजार की स्थिति के आधार पर अपडेटेड वित्तीय आंकड़ों के साथ ड्राफ्ट पेपर को फिर से जमा कर सकती है। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने जनवरी में लावा इंटरनेशनल के आईपीओ से जुड़े दस्तावेजों को वापस लौटा दिया था। सेबी ने कंपनी से इन दस्तावेजों में कुछ संशोधन करने के बाद फिर से जमा करने को कहा था। लावा इंटरनेशनल ने सितंबर 2021 में आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए थे। कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई थी। वहीं इस इशू में कंपनी के प्रमोटरों द्वारा 43.7 मिलियन शेयरों की बिक्री की पेशकश भी शामिल थी। लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन और जियो फोन जैसे घरेलू स्मार्टफोन ब्रांड की देश के स्मार्टफोन शिपमेंट में कुल बाजार हिस्सेदारी महज 1.3% है। आंकड़ों के मुताबिक इसमें लावा की हिस्सेदारी 0.6% है। इधर सरकारी बैंक कैनरा बैंक ने अपनी 2 सहायक कंपनियों कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैनरा बैंक ने हाल ही में प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के लिए इन्वेस्टर बैंकर्स के साथ विचार विमर्श किया। कैनरा बैंक ने इन सहायक कंपनियों के आईपीओ को लॉन्च करने को लेकर बाजार की स्थितियों का आकलन करने के लिए हाल ही में कुछ निवेश बैंकरों से मुलाकात भी की और बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में कार्य करने के लिए औपचारिक अनुरोध जल्द ही जारी किया जाएगा। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट में कैनरा बैंक और ओरिक्स कॉरपोरेशन यूरोप एनवी की क्रमशः 51% और 49% की हिस्सेदारी है। वहीं कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कैनरा बैंक की 51%, जबकि एचएसबीसी और पंजाब नेशनल बैंक की क्रमशः 26% और 23% हिस्सेदारी है। इस बीच केंद्र सरकार अपनी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल को बंद कर सकती है। जी हाँ, सरकार एमटीएनएल के कर्मचारियों और ऑपरेशंस को अपनी दूसरी कंपनी बीएसएनएल में ट्रांसफ़र कर सकती है। ट्रांसफ़र प्रक्रिया के बाद एमटीएनएल को बंद किया जा सकता है। एमटीएनएल का ऑपरेशन दिल्ली और मुंबई तक ही सीमित है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान निजी टेलीकॉम कंपनियों का विस्तार होने की वजह से सरकारी कंपनियों का ऑपरेशन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और इस बीच अदानी ग्रुप ने शेयर गिरवी रखकर जिस कर्ज को उठाया था, उनमें से 2.15 अरब डॉलर का कर्ज वापस कर दिया है। साथ में कर्ज का ब्याज भी चुका दिया है। इसके अलावा पिछले साल अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए लिया गया 70 करोड़ डॉलर का कर्ज भी चुकाया गया है। सोमवार को अदानी ग्रुप की तरफ से ये जानकारी दी गई। अदानी ग्रुप के इस बयान के बाद मंगलवार को ग्रुप की अधिकतर कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिला। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अदानी ग्रुप का पूरा फोकस अपने ऊपर लदे भारी कर्ज को कम करना है। इस बीच भारत में लिस्टेड वेदांता लिमिटेड ने डिविडेंड के साथ ही ज़्यादा ब्रांड फीस मिलने से वेदांता समूह की लंदन स्थित होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को अपना कर्ज कम करने में काफ़ी मदद मिली है। न्यूमरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में वेदांता लिमिटेड में ब्रांड फीस के तौर पर 2,632 करोड़ रुपए चुकाए हैं। आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज ने 2021 में ब्रांड फीस को कर सालाना टर्नओवर का 2% कर दिया था। यही वजह थी कि वेदांता को अपनी कंपनी को ज़्यादा ब्रांड फीस का भुगतान करना पड़ा था। मार्च 2022 को खत्म हुए वित्त वर्ष में वेदांता और उसकी सहायक इकाइयों ने बतौर ब्रांड फीस 1553 करोड़ रुपए चुकाए थे। 2021 में 939 करोड़ रुपए का भुगतान ब्रांड फीस के तौर पर किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट में जरा बातचीत कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनियों की जो कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई हैं और जहां पर
खबरों के चलते एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दिया है। शुरुआत करते हैं श्याम मेटलिक्स के साथ। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के शेयर में बीते 2 दिन के अंदर शानदार तेजी देखने को मिली। 6 जून को कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला है। कारोबार के अंत में भाव करीब 6% की तेजी के साथ 311 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। कंपनी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ 1 रुपये 80 पैसे प्रति इक्विटी के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। सोमवार को शेयर एक्स डिविडेंड हुआ था और उसकी रिकॉर्ड डेट 5 जून थी। तो बंद होने के बाद भी 6% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो शेयर में लगातार 8वें दिन तेजी दर्ज की गई। पिछले 5 कारोबारी सत्र की बात करें तो इस शेयर ने निवेशकों के 27% से ज़्यादा निवेशकों को रिटर्न दिया है। कंपनी ने चौथी तिमाही में भी शानदार नतीजे पेश किए। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 2 गुना हो गया और इस दौरान कंपनी का मुनाफा 159 करोड़ रुपए से बढ़कर 326 करोड़ रुपए हो गया, यानी 100% से भी ज़्यादा। वहीं सालाना आधार पर अगर बात करें तो कंपनी की आय 1396 करोड़ रुपए से बढ़कर 2079 करोड़ रुपए हो गई है और पूरे वित्त वर्ष के लिए कंपनी की आय 37% बढ़ी है। वहीं सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 1119 करोड़ रुपए हो गया है। शेयर में आज भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और शेयर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर कामकाज कर रहा है। और रवि सिंह का मानना है, जो मार्केट शेयर इंडिया के वीपी हैं, कि इस मौजूदा स्तर से भी यहाँ पर 100 से 200 रुपये तक का उछाल अभी भी संभव है। लेकिन आज के कारोबार में बीएल कश्यप एंड सन्स लिमिटेड के शेयर में भी 9% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में शेयर 5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 40 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। कंपनी को 147 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर मिलने की खबर के बाद बीएल कश्यप एंड सन्स के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। कंपनी को ये ऑर्डर नजूरी पूरे नॉलेज पार्क से मिला है। इस ऑर्डर के बाद बीएल कश्यप की ऑर्डर बुक 2274 करोड़ रुपए हो गई है। अब बात कर लेते हैं एमटीआर टेक्नोलॉजी की लिमिटेड की, कि यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को घटा दिया है। प्रोमोटर्स ने कंपनी के अंदर 11.20 लाख शेयरों की बिक्री की है। वहीं प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने एमटीआर टेक के 13.15 लाख शेयर यानी कि 4.25% हिस्सा खरीदा है। कंपनी ने इन शेयरों को 1880 रुपये के भाव पर खरीदा है, जिसका मूल्य 247.22 करोड़ रुपए है। यहाँ पर भी हमने एक अच्छी तेजी लगातार पिछले कुछ दिनों में देखी है मिड कैप आईटी के अंदर, और यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह डॉक्टर रवि सिंह की तरफ से दी गई है। नोमुरा ने भेल की रेटिंग और लक्ष्य दोनों को घटा दिया है। कंपनी की रेटिंग को कम करने के साथ ही इसके लक्ष्य को भी घटाकर 61 रुपये कर दिया गया है। कंपनी का कर्ज बढ़ने की वजह से कैश फ्लो घटने की आशंका भी बढ़ गई है। थर्मल टेंडर पाइपलाइन की वजह से कंपनी का प्रदर्शन कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। कंपनी ने ऑर्डर इनफ्लो में देरी और कमज़ोर मार्जिन को देखते हुए इबिट्टा में कटौती कर दी है। न्यूमरा के लक्ष्य घटाने की वजह से भेल का शेयर आज 2% से ज़्यादा गिर करके बंद हुआ है। तो ये तो बात रही शेयर बाजार को लेकर के, लेकिन अब आने वाले समय के लिए क्या कुछ बड़े ट्रिगर हैं उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। तो 7 जून के घटनाक्रम की अगर बात करें तो चीन के में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े निकल कर के आएंगे, जिस पर सबकी नज़रें रहेंगी। साथ ही साथ चीन में फॉरेक्स रिजर्व के भी आंकड़े निकल के आएंगे। इसके अलावा जर्मनी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े निकल के आएंगे और EIA क्रूड स्टॉक के आंकड़े भी देखने को मिलेंगे। तो इन सब पर नज़रें यहाँ पर बना करके रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में इतना ही, लेकिन कल फिर आएंगे दिन भर की तमाम कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई खबरों के साथ। आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।